नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बुरी तरह परेशान और बेचैन हो चुके हैं। उनकी बेचैनी अब किसी भी तरह छिप नहीं पा रही है। मोदी के भाषणों और बयानों से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि खुद को फकीर बताने वाले इस शख्स से सत्ता का मोह किसी तरह छूट नहीं पा रहा है। दरअसल मोदी की परेशानी इस बात से और बढ़ रही है कि इस बार सत्ता पाने का रास्ता आसान नहीं रह गया है, बल्कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के सामने बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतकर भी बीजेपी को चैन नहीं मिल रहा है। उसे राम मंदिर का मोदी के हाथों उद्घाटन करवा के भी आराम नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक 5 भारत रत्नों की घोषणा कर दी गई, फिर भी बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि आखिर सत्ता की मंजिल तक किस तरह पहुंचा जाए। आज बजट सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर राम नाम का सहारा बीजेपी लेती हुई दिखी। मोदी इस बजट सत्र में एक नहीं बल्कि 3 बार भाषण देने पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि अपने शासन के इस अंतिम संसद सत्र में भाषण देने का कोई मौका मोदी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज क्या कुछ कहा है मोदी ने, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह बीजेपी को परेशान कर दिया है उन्होंने, ये भी आपको सुनाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज का राहुल गांधी का ट्वीट, उस ट्वीट को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से यहां पर समझना होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार की जगह लोकतंत्र से कैसे लड़ रहे हैं। जी हां, ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार की जगह लोकतंत्र से कैसे लड़ रहे हैं, ये देखिए जरा, इसको और एक्सपांड कीजिए। देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। ये यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। यहां आपने देखा कि इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने प्रगति मैदान में करोड़ों की लागत से बनी टनल के बेकार हो जाने की खबर को लगाया है। इस टनल का उद्घाटन आपको बता दूं कि G20 के लिए मोदी ने किया था, लेकिन इसे बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अब ये उपयोग के लायक नहीं रह गई है। इसीलिए राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि विपक्षी नेताओं पर कितनी तेजी से ईडी की छापेमारी होती है, खासकर चुनाव से पहले। इसी छापेमारी के बूते बीजेपी ने कई विरोधी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया। वॉशिंग मशीन का जिक्र आपने सुना ही होगा, शामिल करवा लिया। लेकिन राहुल गांधी अब लोकतंत्र पर हो रही इस छापेमारी का भी खुलासा कर रहे हैं। राहुल गांधी के ये खुलासे ही मोदी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। आज संसद में भी ऐसे ही एक खुलासे से बीजेपी घिर गई। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज कांग्रेस पर चौधरी चरण सिंह के अपमान करने को लेकर टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी करारा जवाब दिया। खड़गे ने इतना ही नहीं बल्कि जयंत चौधरी को सदन में बोलने की इजाजत देने पर भी पूछा कि सभापति जी, आपने आखिर किस रूल के तहत जयंत चौधरी को बोलने दिया? हम जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो आप बार बार रूल बताने लगते हैं, लेकिन आज आप ये बताइए कि आपने किस रूल के तहत ऐसा किया। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और जो फार्मर्स के बहुत बड़े लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ,
रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट as and when you want. So my request is that unless, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए। नहीं सुनिए। नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना, आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, नहीं, अरे सब के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया। Don't make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. Lekin the way here the discussion is going on, neither you are following the rules, nor you have brought that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so people who contributed their entire life for the country. आप वो एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं। That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ साफ रूल बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और दैट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सभापति महोदय ये बात कहते हुए यहां 83 बरस के मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके जवाब और गलत बातों पर उनका कड़ा रुख साफ बता रहा है कि उनसे लड़ने के लिए अभी मोदी को और ताकत जुटाने की जरूरत है। खड़गे संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस की ओर से बीजेपी के सामने मोर्चा संभाले हुए हैं। चाहे नीतीश कुमार इंडिया का साथ छोड़ें या जयंत चौधरी एक भारत रत्न पर बीजेपी के आगे सरेंडर कर दें, लेकिन कांग्रेस अब भी बीजेपी के सामने तनकर खड़ी है। राहुल गांधी कल फिर से छत्तीसगढ़ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अभी 2 दिन कम से कम मोदी को शांति के मिले, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने चाहे ओबीसी का मुद्दा उठाया हो या जातिगत जनगणना का या किसानों और मजदूरों या पीएसयू का, मोदी को उन सभी पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोदी के सामने अपनी सत्ता बचाने का सवाल है, बल्कि राहुल गांधी को कुछ खोने का डर नहीं है। इसीलिए राहुल के आगे मोदी पस्त, बेचैन और परेशान दिखाई देते हैं। आज जरा अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कल एक आपके सामने एक वीडियो रखा था जिसमें एक तरफ मोदी जी के भाषण, उनकी बातें, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बातें। उसको जरा आपके सामने आज फिर से रखना चाहता हूं, और इस कंपैरेटिव चार्ट को आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या कुछ मोदी जी कहते हैं और क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। देश की सियासत को समझने के लिए इन तमाम चीजों को समझना जरूरी है दोस्तों, देखना जरूरी है। जरा देखिए। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं।
तो देखा आपने दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें उनके भाषण के दरमियान और उन्हीं बातों का जवाब देते हुए यहां राहुल गांधी अलग अलग समय में आप देख रहे थे। दोनों की ये जो तुलनात्मक बाइट है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनके हर सवाल या उनकी हर बातों का जवाब देते हुए यहां राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर नरेंद्र मोदी अपनी हर बात के इर्द गिर्द ही फंसते हुए नजर आते हैं। खैर, आज जिस तरह से संसद में फिर से नरेंद्र मोदी को राम राम करना पड़ा है, वो इसी बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं वो जो भी बात लेके आ रहे हैं, चाहे वो भारत रत्न की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, इन तमाम मसलों पर वो फंसते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या परेशान और हताश मोदी अब की बार बचा पाएंगे अपनी सरकार? क्या कांग्रेस ने बना ली है बढ़त? आइए इसी बात की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गर साहब जुड़े हुए हैं, श्रवण गर साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अभी तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत कुछ और सप्ताह भर से बहुत सारी चीजें बड़ी तेजी से घटनाक्रम को हम बदलते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा गर साहब के नाम को चेंज कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। और सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, आपसे जरा समझूं कि मोदी जी को बार बार ट्रैक क्यों चेंज करना पड़ रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी। राहुल गांधी ने जब से सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाया है, कास्ट सेंसस की बात की है, ओबीसी के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की बात की है, नरेंद्र मोदी के गले में वो फंस गया है। अब वो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कभी वो कहते हैं कि इस देश में एक ही जाति है, वो गरीब है, फिर वो 4 जातियां गिनाते हैं, फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं ही हूं। तो ये जो दिखाता है कि मोदी जी में जो असमंजस है, जो दुविधा है, वो असल में राहुल गांधी ने बड़े संकट में उनको डाल दिया है। ओबीसी की बात करते करते वो सरकार में आए थे, लेकिन ओबीसी के सारे अधिकारों को वो खा गए। तो क्या मैं ये मानूं कि नरेंद्र मोदी इसलिए ओबीसी हैं कि ताकि ओबीसी के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, कोई बात ही नहीं कर सकता है। फिर ओबीसी कुलपतियों की बात नहीं होगी, ओबीसी कितने जुडिशरी में है इसकी बात नहीं होगी, ओबीसी के पास कितने संसाधन है इसकी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी है। इससे बड़ा छलावा और कोई नहीं हो सकता। इसी को एक्सपोज किया राहुल गांधी ने कि मोदी जी तो उनकी जो जाति है वो ओबीसी में कब आती है, जब खुद बीजेपी का शासन होता है। और सच्चाई तो यह है कि नरेंद्र मोदी के अपने हस्ताक्षर से उनकी जाति ओबीसी हुई है। फाइनली मैं कह रहा हूं। तो वो नरेंद्र मोदी अब ओबीसी का दावा करते हैं और उसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कभी ओबीसी, फिर कभी बोलेंगे कि मैं अति पिछड़ा हूं, कभी कहेंगे कि मुझे तो लोग नीच कहते हैं। इस तरह की जो राजनीतिक भाषा है नरेंद्र मोदी की, वो लगातार झूठ, छल और छद्म को पेश करती रही है। लेकिन राहुल गांधी ने बेहद सधे अंदाज में और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरा है कि आपने ओबीसी के लिए क्या किया है, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने उसमें आपके कुलपति हैं, ये तो बताएं, कितने सचिव स्तर के अधिकारी हैं ओबीसी के। तो ये उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है और इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। रही बात इसकी कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई नैरेटिव नहीं सूझ रहा है उनको। आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होता है और उसके पहले से लेकर के और लंबे समय तक ये माहौल बनाएगा कि अब तो कोई विकल्प ही नहीं है विपक्ष के पास। नरेंद्र मोदी तो बस चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन 24 घंटे नहीं बीते, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा, जो अति पिछड़ा, महंगाई और बेरोजगारी की मार से नरेंद्र मोदी से दूर जा रहा था।
उसको भारत रत्न के जरिए आप फिर से इंटैक्ट रखना चाहते हैं। इधर आपने किसानों के साथ क्या किया था, 750 किसानों की शहादत हुई, अमित शाह की पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, फिर महिला पहलवान जो जाट थी उनके ऊपर क्या हमले हुए, यौन शोषण तक हुआ। और उसके बाद जब आपको लगा कि जाट अब आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो आपने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के जयंत चौधरी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। तो आप भारत रत्न उनके योगदान पर दे रहे हैं या चुनाव में अपने योगदान के लिए दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये। तो नरेंद्र मोदी, क्या आप बताइए कि जो महिला पहलवानों का अपमान था, जो 750 किसानों की शहादत थी, वो एक भारत रत्न से क्या भरपाई उसकी हो जाएगी? कभी संभव ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें जगह जगह से चुनौतियां मिल रही हैं, तमाम जातियां उनसे दूर जा रही हैं, किसानों से लेकर के नौजवानों तक, अग्निवीर के सवाल पर सब विरोध में खड़े हुए हैं। और एक लंबी यात्रा उन अग्निवीर नौजवानों ने की थी जिसको किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। राहुल गांधी से उन लोगों ने मुलाकात की थी। तो जो महंगाई, बेरोजगारी का सवाल है, नौजवानों के जो मुद्दे हैं और जो दलितों के उत्पीड़न का सवाल है, ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल है, इन पर घिरे हुए नरेंद्र मोदी बेचैन है। लेकिन उनके पास एक गोदी मीडिया है, उसके जरिए लगातार वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब तीसरी बार तो हम फिर से आ रहे हैं और 2047 में भारत को हम विकसित बनाएंगे। जबकि आपने 15 लाख देने का वादा किया था, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? सवाल तो लोग ये पूछेंगे कि 10 साल में जो आपने वादे किए थे उसमें क्या किया? बजाय इसके आप पीवी नरसिंह राव के समय पर क्या हुआ था, उस समय वहां आप लेकर के आ रहे हैं कि देखिए उससे ज्यादा हमारी उपलब्धियां हैं। तो सच्चाई ये है कि ये सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, अपने वादों पर फेल हुई है और यही कारण है कि राहुल गांधी के हर सवाल का, हर बात का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी की जबान हकलाने लगी है। और आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को और भी ज्यादा राहुल गांधी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी राजीव जी, आने वाले वक्त में राहुल गांधी से और चुनौतियों का सामना मोदी को करना होगा, नरेंद्र मोदी को करना होगा। और करना इसलिए भी होगा क्योंकि अब कल से फिर से जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आगे बढ़ेंगे राहुल गांधी, तो उन राज्यों से निकलेंगे जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी लगभग आमने सामने है। एक राज्य तो यहां जहां छत्तीसगढ़ वो तो है ही, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। ये ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, वहां भी 80 सीट, सबसे बड़ा प्रदेश, और उस प्रदेश में भी क्या अपनी जो मैक्सिमम जो जीत हासिल की थी उन्होंने 14 और 2019 में, क्या उस पर काबिज रह पाएंगे, उसको संभाल के रख पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई हैं, दक्षिण में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके साथ साथ एक तरफ राहुल गांधी, जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। 83 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनका जो भाषण, उनकी जो बात सुन रहे थे, भाषण न कहें उसको, उनकी जो बात, जो सीधी टिप्पणी संबोधित करते हुए देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को जो बातें बता रहे थे, रूल की आप बात करते हैं, लेकिन आपने किस रूल से जयंत चौधरी को बोलने के लिए यहां खड़ा कर दिया? उनके जो तेवर थे, उस तेवर को देखकर क्या कुछ कहा जाए, और इस तेवर से सियासत में, कांग्रेस की सियासत में क्या कुछ बेनिफिट दिखाई देता है? पहली बात तो राजीव जी, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के विधायकों के वोट के बल पे राज्यसभा पहुंचे हैं, तो नैतिक रूप से तो उनको छोड़ देना चाहिए था राज्यसभा। एनीवे, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो 83 साल के नेता हैं और एक बार के अपवाद को छोड़ के कभी चुनाव नहीं हारे 70 के दशक से, तो ऐसा नेता जो कि लीडर अपोजिशन रहा कई साल, जो लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, मंत्री रहे, केंद्र में रहे, राज्य में रहे,
दलित नेता हैं और बहुत फुल ऑफ एनर्जी हैं। आप उनकी रैलियों को देखिए और धोती कुर्ता पहनने वाले नेता हैं जो भारतीय परिधान है। मोदी साहब चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनते जो भारत में मुसलमान लेकर आए थे। तो ये जो खड़गे साहब हैं, धारा प्रवाह मराठी बोलते हैं, धारा प्रवाह कन्नड़ बोलते हैं, धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उनके पास भाषा का मुहावरा है। मुझे देखिए, वो डार्क हॉर्स हैं, वो अभी अनटेस्टेड हैं। लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि खड़गे साहब की जो अपील होगी वो कमाल की होगी। जब वो रैलियों में जाते हैं, भाषण देते हैं, आप सुनिए उनकी रैलियों को, तो वो मोदी को बराबर की टक्कर देंगे और हर जगह देंगे टक्कर। साउथ इंडिया में भी देंगे, नॉर्थ में भी देंगे। तो उनके पास बहुत सी मैं कहूँगा कि फैकल्टीज हैं। और धोती कुर्ता पहनने वाले एक जनरेशन जो है, वो आखिरी जनरेशन दिखाई देती है भारत में नेताओं की, जो धोती कुर्ता अभी पहन रहे हैं जी। तो खड़गे साहब मामूली चुनौती नहीं होंगे मोदी साहब के लिए। और जितनी अग्रेशन के साथ, जितने अग्रेसिव होकर वो बोलते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात राजीव जी की जो राम मंदिर की बात हो रही है, जो आनन फानन में हाउस में राम टेम्पल पे जो है वो अयोध्या पे डिस्कशन आज रखा गया, ये भी उसी बात का एक गवाही दे रहा है कि मोदी साहब किसी न किसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि ये राम मंदिर वाला सिक्का चल जाए, और वो चल नहीं पा रहा। वो चल पा रहा होता है तो इतनी तिकड़में नहीं करनी पड़ती, इतने टेस्ट बलून नहीं छोड़ने पड़ते, कभी भारत के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से, तो कभी नीतीश कुमार के माध्यम से। तमाम तरीके से वो कोशिशें की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे नए मुद्दे आएंगे बीजेपी के उसमें। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कि अभी शायद हम मैप ना कर पाए, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर होगा राजीव जी, वो अभी इनविजिबल है। और वो जब इलेक्शन वाकई घोषित होंगे और जब रैलियां शुरू होंगी और उन्हीं जगह पे राहुल गांधी की रैली दोबारा होगी जहां से वो पहली और दूसरी यात्रा में गए, तो उन रैलियों का इम्पैक्ट जो है वो दुगना होगा पहले से, जब वो दोबारा जाएंगे उन्हीं जगहों पे। और लगभग आधा हिंदुस्तान, मतलब लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज के हिसाब से लगभग आधा हिंदुस्तान तो वो कवर कर चुके होंगे दोनों यात्राओं में। तो ये एक हिडन इम्पैक्ट है जिसको अभी मैप नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। और क्योंकि मीडिया उसको कवर नहीं करता तो हमारे उसका बहुत शोर नहीं सुनाई पड़ता, लेकिन वो अंदर अंदर एक काम कर रहा है वो फैक्टर। क्योंकि हम उन जगहों पे जब जाते हैं राजीव जी जहाँ से यात्रा होकर गुजरी है, और जब वहाँ पे लोगों से बात करते हैं तो हमको उसकी जो भनक है सुनाई पड़ती है यात्रा की। तो बहुत कुछ चुनौती है मोदी साहब की। और देखिए किस तरीके से बार बार हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जाति का जो नैरेटिव है वो राहुल गांधी ने सेट कर दिया, और बार बार मोदी साहब उसमें आ रहे हैं और असफल हो रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा मोदी साहब राहुल गांधी के नैरेटिव में अंदर आएंगे उतना वो घिरते जाएंगे। राजीव जी आज तो न्याय के इर्द गिर्द भी घूम रहे थे मोदी जी। संसद में जब वो भाषण दे रहे थे तो न्याय के इर्द गिर्द भी घूम रहे थे, न्याय की बात भी कर रहे थे। आना चाहता हूं श्रवणगर साहब आपके पास, जरा आपसे समझो, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का तेवर, और क्या यहां से जो हम यहां समझने की और इस डिबेट के जरिए, इस चर्चा परिचर्चा के जरिए ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं
कि जो कुछ चल रहा है उसमें कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए भी क्योंकि दो पैरेलल, एक 83 साल के हैं, एक 52 साल के हैं, 83 साल के भी उसी जोश से दिखाई दे रहे हैं। सीधे सीधे आज उनका जो भाषण था वो बहुत इंपॉर्टेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो कुछ इसी सप्ताह मोदी जी की पोल खोलते हुए ओबीसी आप जन्मजात नहीं हैं, ओबीसी आप बने हैं 27 अक्टूबर 1999 को, और यह बताते हुए, और आपकी ही पार्टी की सरकार थी वहां गुजरात में जिसके नोटिफिकेशन से आप बने हैं, ये सब कुछ यहां साबित करते हुए, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं जात के आसपास तो आ ही गए हैं, और उसको डिफेंड करने के लिए एक जात से लेकर 4 जात तक बोलते बोलते महाजात महा ओबीसी बता देते हैं अपने आप को। और आज न्याय की बात कर रहे थे कि न्याय वाली सरकार हमारी है जो महिलाओं के लिए इस भव्य, जो भाषण आपने सुना होगा, इस भव्य नए संसद भवन में पहला जो बिल लेकर के हम आए वो महिलाओं के लिए लेके आए, महिलाओं के न्याय और बाकी बातें करने लगे। तो क्या यहां इर्द गिर्द जरा उसको डिकोड करें, जिसको दिखाने की कोशिश तमाम लोग नहीं करते हैं या ढकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश आपके जरिए चाहता हूं, और जहां से यह समझा जाए कि यह चुनाव इतना आसान मोदी जी के लिए नहीं है। देखिए राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा का जो जवाब है मोदी जी भारत रत्न बांट कर दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो के जरिए देश में मोहब्बत बांट रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी 5 भारत रत्न तो बांट चुके हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है और 50 लोगों को देने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी खुश करना जरूरी है। शरद पवार हैं, राजशेखर रेड्डी हैं, करुणानिधि हैं। हर राज्य में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बाल ठाकरे हैं। बड़ी फहरिस्त है जो अभी सारे राज्य कवर नहीं हुए हैं। हो सकता है फारूक अब्दुल्ला को भी दे दें या शेख अब्दुल्ला को दे दें। 3 चीजों पर आपने 2 नेताओं का जिक्र किया, राहुल गांधी की यात्रा का और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से राज्यसभा में सभापति महोदय के साथ वार्तालाप किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और जो धनखड़ साहब इतने आक्रामक रहते हैं, डांट डपट करके लोगों को बिठा देते हैं, वो कैसे मुंडी हिलाते रहे। मैं आपके माध्यम से देश का ध्यान 3 चीजों की तरफ दिलवाना चाहता हूं, 4 चीजों की तरफ। एक तो राहुल गांधी का बढ़ता हुआ आक्रमण या आक्रामक मुद्रा। आप देखिए किस तरह से वो आक्रामक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की जाति का मामला हो या और कोई मामला हो। दूसरा, आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आक्रमण, 83 साल आपने बताया जी। आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और देश के नागरिकों को गौरव गोगोई का भाषण सुनना चाहिए। अगर आपकी टीम गौरव गोगोई के भाषण का कुछ अंश सुना सके आपके दर्शकों को अभी जी, कभी भी किसी भी क्षण मेरे बोलने के बाद सुना सके, कितने विनम्रता के साथ पर आक्रामक अंदाज में उन्होंने बीजेपी के श्वेत पत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
मैंने पार्लियामेंट में इतना अद्भुत भाषण गौरव गोगोई का ये दूसरी तीसरी बार सुना, और असम का एक युवा नेता किस तरह से बात करता। मैं एक चीज ये बता रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि ये जो आक्रमण बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ से आक्रामक हो रही है कांग्रेस, ये एक चीज है, एक स्वरूप है। आपके दर्शकों को दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में 8, 9, 10, 11, बल्कि 4 दिन में या 5 दिन में हमने 7 फरवरी को प्रधानमंत्री को राज्यसभा में जिस पोशाक और जिन तेवरों के साथ बोलते हुए देखा था, आक्रमण करते हुए कांग्रेस पर, विपक्ष पर, जी, सीटें गिनाते हुए देखा था 370 और 400 से ऊपर, आज जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनकी मुद्रा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कपड़े और जो उनकी पीछे की बेंच पर, उनके साथ जो ट्रेजरी बेंचेस पर पार्टी के लोग बैठे हुए थे, उनके बुझे हुए चेहरे, सबके चेहरों पर एक सन्नाटा था। और प्रधानमंत्री ने एक बार भी आक्रमण नहीं किया, न विपक्ष पर किया, न कांग्रेस पर किया। उनके बोलने का, उनके पूरे भाषण में आखिरी बात जो कहा उन्होंने कि लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, इस यात्रा की ओर हम बढ़ते रहेंगे, चुनाव अब दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को घबराहट रहती होगी, आपको इससे पता चलना चाहिए। मैं कौन गेन करेगा, कौन लूज कर रहा है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि बीजेपी गेन कर रही है, कांग्रेस लूज कर रही है, कांग्रेस गेन कर रही है। आप देख रहे हैं कि देश गेन कर रहा है, देश का कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। राहुल गांधी की जो आपने देखा उड़ीसा में जो स्वागत हुआ, जी, आप देखिए तो सही जरा, ये जो नागरिक हैं सड़कों पर, ये कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं है, और ये ट्रकों में विधायकों और सांसदों के द्वारा पैसे देकर लाई गई भीड़ नहीं है। ये विपक्षी राज्यों में नागरिक हैं, ये मूड ऑफ द नेशन है। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ये भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि खुली जीप पर एक आदमी कैसे चल रहा है, उसको कोई डर नहीं है, वो देश में किस तरह का साहस पैदा कर रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके परिवार में इतनी 2-2 शहादतें हुई हैं, वो देश को सिखा क्या रहा है। ये सीटों का मामला ही नहीं है, ये हो सकता है कि भाजपा कुछ इस तरह का चमत्कार कर दे या ईवीएम कुछ इस तरह का अपना चोला बदल ले, कुछ भी हो जाए, पर ये जो ताकत खड़ी हो रही है, ये अल्टीमेट है।
मोदी जी विपक्ष को खरीद पाएंगे, इस जनता को नहीं खरीद पाएंगे। मोदी जी 5 लोगों को भारत रत्न दे पाएंगे, 50 को दे पाएंगे, 500 को दे पाएंगे, 100 करोड़ लोगों को नहीं दे पाएंगे। भारत के जो असली रत्न है, ये गोगोई जी का भाषण आप जरा सुनवाइए, इसके 1-2 क्लिप सुनवाइए ना आपके लोगों को। मैंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस को चाहिए कि गौरव गोगोई के अद्भुत भाषण को पूरे देश में उनके वीडियो बनाकर भी और प्रिंट में भी पूरे देश में प्रसारित करना चाहिए। जी। एक आदमी, जैसा मैंने ट्वीट में लिखा, कि बिना अधीर हुए कैसे अपनी बात आक्रामक तरीके से कह सकता है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में इस लेवल का कोई नेता है क्या? एक भी बता दे कि ये गोगोई हैं या मल्लिकार्जुन हैं या ढेर सारे लोग हैं जो 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 बोल रहे हैं, हर राज्य में बोल रहे हैं। तो मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा के परिणामों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आप देखेंगे कि आज के बाद, इस 17वीं लोकसभा के अवसान के बाद आने वाले दिन देश की जिंदगी में किस तरह का परिवर्तन करते हैं। आपको देखना थे, इनके चेहरे देखिए आप, जो प्रधानमंत्री के पीछे जो लोग बैठे हुए उनके देखिए। ये तो गौरव गोगोई के पीछे बैठे हुए लोग जी। प्रधानमंत्री की बगल में जो बैठे हुए थे, प्रहलाद जोशी जो बैठे थे, या किरण रिजिजू थे, किरण रिजिजू थे, उनका चेहरा देखिए आप, या अमित शाह और राजनाथ सिंह पास पास बैठे थे, उनको देखिए आप। आपको पूरे आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, क्यों, क्या हो रहा है। ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि हम लोग अगली चुनाव के बाद फिर मिलेंगे, आप सब लोग रहेंगे और जो यात्रा हमने 17वीं लोकसभा में शुरू की है, हम ही लोग मिलके फिर उसको आगे बढ़ाएं। एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने छोड़ दिया आगे, आप जाओ फेस करो जी। तो जो बहुत सारी चीजें राजा जी भी पिछले 1 सप्ताह में जो हो गया जी, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब के राज्यपाल का इस्तीफा हो गया, अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी कि पंजाब में सारी सीटों पर वो आम आदमी पार्टी के लोग खड़े करेंगे। सब कुछ हो रहा है, पर कांग्रेस के चेहरे पर डिमोरलाइजेशन नहीं है और उनको लग रहा है कि अब ये रथ जो है वो अकेले उनको ही चलाना है। वो रथ पे, जो जीप पर जो एक नेता सवार है, वो आखिर तक वही रहेगा। इसलिए ये लड़ाई जो है बहुत अलग, जो कहा ना, अलग टनल में पहुंच गई है। एक टनल जो है वो खुली सड़क है और दूसरी टनल जो है उसमें पानी भर गया है जी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जरा सुन लेते हैं गौरव गोगोई श्वेत पत्र पर क्या कुछ कह रहे थे। एक लंबा भाषण है, 25 मिनट का है, लेकिन छोटा सा कुछ अंश आपके सामने पेश करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 भाषण उनका, एक श्वेत पत्र पर और दूसरा राम मंदिर पर। और इससे पहले भी आपने सुना होगा जब मणिपुर पर गौरव गोगोई ने भाषण दिया था, वो भी शानदार भाषण था। तो लेकिन श्वेत पत्र पर जैसा अभी गर्ग साहब कह रहे थे, उसको सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, एक छोटा सा अंश, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा।
जिसमें पढ़ने नहीं वाले लोग आपके श्वेत पत्र पे विश्वास नहीं करते, शायद आप ही के दल के सदस्य विश्वास नहीं करते, इसीलिए आज कोरम भी नहीं था, लोग बाहर चले गए, क्योंकि ये बातें ना सिद्ध हुई है ना प्रमाणित हुई है, और बार बार ये 10 साल से ये बार बार लोगों के सामने ये अपने झूठे अफवाह लेके जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी भ्रष्टाचार पे ये बहुत इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत हम पे आरोप भी लगाए। तो सर, जिस प्रकार से आज ये 10 साल से काम कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दिया है तो आपकी सरकार ने दिया है। अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दिया है तो आपके दल ने दिया है। अब मैं भी सत्ता पक्ष के तरह कुछ मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। महाराष्ट्र, सर, महाराष्ट्र तो एक आदर्श, इनका एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। मुझे तो कभी कभी अफसोस महसूस होता है, महाराष्ट्र के इनके एक सांसद हैं डॉक्टर किरीट सोमैया, बहुत उन्होंने आवाज उठाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन मुझे भी दुख होता है आज जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, आज उनके दफ्तरों में जाकर सलाम करना पड़ता है। सर, एक महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो पहले शिवसेना और कांग्रेस के थे, उन पे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था अभिनव ग्रुप को लेकर, लेकिन वे व्यक्ति जब वो अपने दल को भाजपा के साथ 2019 में शामिल किए तो वही का वही ईडी का फाइल बंद। सर, एक और उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का। नारधा को लेके इन्होंने बहुत से एक स्टिंग ऑपरेशन वहां पे बहुत चर्चित हुई थी। नारधा को लेके इन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया था, पर एक विशेष नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है और उनके विधायिनी दल का सभापति बन जाता है तो उस पे नारधा का जो कलंक उसका साफ हो जाता है। तो एक एक कर यहां पोल खोलते हुए भ्रष्टाचार के नाम पे श्वेत पत्र लेकर आई बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार के समय का, और उस पर भी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं गौरव गोगोई। लेकिन दूसरा एक और सुनाना चाहता हूं, राम मंदिर पर क्या कुछ कह रहे थे। एक लंबा भाषण 25 मिनट का है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा अंश सुनाना चाहता हूं। कैसे एक तरफ हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं जो दक्षिण से आते हैं और ये पूर्वोत्तर से आते हैं, असम से आते हैं, आप देख लीजिए, और इधर राहुल गांधी। तो आपको समझ में आएगा कि पूरे भारत में कैसे कांग्रेस के नेता अलग अलग जगहों से, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हो, लेकिन परेशान तो करके रख दिया है। और यही हताशा, यही परेशानी बीजेपी को और खासकर नरेंद्र मोदी को और भी ज्यादा उस दिशा में ले जा रही है जहां से काउंटिंग जो है वो निगेटिव हो रही है। जरा सुन लेते हैं एक राम मंदिर पर क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गोगोई, सुनिए। देश भक्ति का देश है, ये देश आस्था का देश है। इस देश में हम सद्भावना से अपने विविधता को बांधते हैं, सेवा भाव से समाज को सांचते हैं। ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी पहचान है। भारतवासी धार्मिक हैं, लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, मनुष्य का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, स्वभाव में करुणा धारण करना, न्याय में विश्वास रखना और समाज में समानता स्थापित करना। जीवन के मायाजाल को पार करने में भगवान या देवी मां का दर्शन हमें सत्य और इंसानियत का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमारे देश के नागरिक भगवान श्री राम के दर्शन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। चाहे हम सुख हो, चाहे हम दुख हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम क्रोधित हो, चाहे हम सफल हो, चाहे हम असफल हो, वो हर क्षण
हमारे कण कण में है। चाहे दिन की शुरुआत हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के, या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। सर, मैं कवि हरिओम पवार का, उनके कविता का कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। राम दवा है, रोग नहीं, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं, जगवालो। तो सुन रहे थे आप यहां। अब राम के नाम पर अगर बीजेपी कहीं ना कहीं, हालांकि ये पूरा का पूरा भाषण हमारे इस चैनल पे आप अपलोडेड थोड़ी देर बाद पाएंगे और पूरे भाषण को आप सुन सकते हैं अलग से इत्मीनान से, चाहे श्वेत पत्र पे हो, चाहे राम के नाम पर आज जो यहाँ एक पूरा का पूरा मोशन लाया गया उसको भी सुन सकते हैं। तो दोनों गौरव गोगोई का बहुत ही शानदार भाषण, और इस भाषण को सुनना बहुत इसलिए भी जरूरी है। और उन लोगों को जो राम के नाम पर सियासत करते हैं, ये शुरुआती भाषण का जो शुरुआती अंश है वो आपके सामने रख रहे थे हम। और यहां से बीजेपी के वो लोग जो भक्ति भाव में अपने आप को लीन समझते हैं, जो बताते हैं कि उनसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं। और कम से कम आपकी आस्था कुछ भी हो, लेकिन जब आप इसकी फिलॉसफी में जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आप कम से कम आपके अंदर जो दार्शनिक तत्व है उसको बाहर निकाल के लाइए और कांग्रेस के ऐसे नेताओं को चुनौती पेश कीजिए तो बेहतर होगा। लेकिन यहां दार्शनिक तत्व को बाहर ना निकालकर सीधे आप आ जाते हैं उस जगह पे जहां भगवा लपेटते हैं, जिस लाठी से भगवा को किनारे करते हैं और लाठी बरसाना शुरू कर देते हैं। यहीं से सब कुछ अलग हो जाता है, राह अलग दिखाई देने लगती है। तो आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, जरा आपसे समझूं। यहां बात दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां रख रहे थे श्रवण गर्ग साहब और हमारे दोनों साथी प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत टंडन जी। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जो चुनौतियां पेश करते रहे हैं, कर रहे हैं। यह अलग चीज है कि हमारे ही साथी लोग इन खबरों को दिखाते नहीं हैं और न ही जन जन तक पहुंच पाते हैं। ये किसी का प्रचार जो काम छोटा होता है प्रचार ज्यादा होता है, जिसका किसी का काम बड़ा होता है प्रचार छोटा होता है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इस बार आप देखिए, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में थोड़ा बहुत जो भी प्रचार मिलता था, इस बार तो ऐसे ताला लगा के रख दिया गया है कि बिल्कुल ही जैसे ही राहुल गांधी की बात आती है तब तक कुछ ब्रेकिंग आ जाता है। और इस ब्रेकिंग में आजकल जैसा गर्ग साहब ने बताया कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे हैं और इधर भारत रत्न यात्रा अलग है। तो ये यात्रा जो है भारत रत्न की शायद और बढ़ जाए, क्योंकि अभी राहुल गांधी की ये यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी। तो अभी वक्त है, तो हम गिनते रहेंगे। कल दीपक जी आपने एक मीम या एक विजुअल फोटो ये भी आपने देखा होगा कि मोदी जी एक ठेले पे भारत रत्न लेके निकल रहे हैं, मोहल्ले में बोल रहे हैं ले लो भारत रत्न, बदले में दे दो वोट। ये भी आपने देखा। तो ये थोड़ी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रत्न की जो अपने देश में उसका जो सम्मान है, वो सम्मान हमारी नजरों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर आप पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं इसके पीछे। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अब किस मुंह से कहूं, किस मुंह से मना करूं। तो क्या आपके दादाजी के लिए आपने मांगा भारत रत्न? सवाल भी उठता है यहां पे, या वो इसको डिजर्व करते थे? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दीपक जी, जिसको अगर एक साइड रखिए तो दूसरे साइड यहां कांग्रेस की लाइन जो है वो बड़ी दिखाई देती है, जिसको छोटी करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, उनकी पार्टी दिखाई देती है। मोदी जी के भाषण करते वक्त उनके पीछे ठहाके लगाते हुए लोग दिखाई देते हैं, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, बैक बेंचर्स। ये सब इसको अगर डिकोड करें, इस पर अगर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएं तो कैसे इसको आप देखते हैं? क्या 2024 का चुनाव फंस चुका है? ये सवाल कई बार रख चुका हूं, एक बार फिर आपके सामने।
राजीव जी देखिए, हम अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि कांग्रेस की ओर से कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता, वक्त पे जवाब नहीं जाते। ये काफी लंबे समय तक लोगों की शिकायत रही है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि गैर भाजपाई पार्टियां और बड़ी पार्टियां, महत्वपूर्ण पार्टियां कितनी हैं, 50 होंगी। ऐसा कौन सी पार्टी है जो बहुत उसी तरीके से जवाब दे सकती भारतीय जनता पार्टी को जैसे भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बारे में प्रचार करके करती है। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बहुत पूर्व तैयारी के साथ आई थी। बहुत अपना जो कुछ उसके पास साधन थे उनको पहले उससे तराशा, उसको ठीक से उपयोग में लाया और ऐसे समय में आई वो। और उसके बाद क्योंकि 2014 का चुनाव भी वो जीत गई तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से हताशा पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। आप देखिए कि इस वक्त तक जब 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन कर लिया है, अभी भी कांग्रेस के अलावा ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुत दमदारी के साथ जवाब दे सकती हो या उन पर काट कर सकती हो या उन पर वार कर सकती हो मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी में। कम से कम कांग्रेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया है, एक पूरा का पूरा प्रचार तंत्र खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका कारण केवल ये नहीं था कि उसने कांग्रेस के पास एक उसका इतिहास रहा है। असली बात है कि कांग्रेस ने इस दौरान जो इसका मुख्य नेतृत्व है उसने कभी भी अपना मनोबल नहीं खोया था और जो रास्ता है कभी भी नहीं बदला था। अब आज की जो स्थिति है, अब विशेषकर दो पहला तो एक पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और अब ये जो दूसरे बार जो उन्होंने शुरू किया है उसको जिस प्रकार से सफलता मिल रही है तो लोग अब इसको नोटिस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में कम्युनिकेटर्स की कमी थी, असली बात यह थी कि बहुत अच्छा व्यवस्थित उनका प्रचार तंत्र नहीं था। अभी उनके पास जो कुछ नए जो पर्सन आए हुए हैं वो बड़ी इफेक्टिवली बात करें, संसद के अंदर बहुत अच्छी बात हो रही है। जैसा हम ये देख रहे हैं कि उत्तर भारत से अगर संवाद होना बंद हो गया कांग्रेस का तो दक्षिण भारत से और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी बड़े अच्छे वक्ता निकल आए। इस समय तो आप अगर संसद के अंदर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और गोगोई साहब दोनों उत्तर भारत से नहीं है लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं। असली बात यह है कि अब हम इस पे आए कि आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में देखिए मोदी साहब के पास उनके जो कवच कुंडल जो थे वो छीन लिए गए हैं। उनके दो चीजें थी उनके पास। कवच अगर कहा जाए तो उनकी गरीबी की बात थी, वो बार बार गरीबी की बात करते थे और दूसरी बात वो ओबीसी करते थे। लेकिन एक झटके में जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनके कवच कुंडल को खींच लिया है तो अब वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शक्तिहीन महसूस कर रहे होंगे मोदी जी। उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए संसद के अंदर उस दिन वो बता रहे थे, परिवारवाद के बारे में बता रहे थे, तो एक सदस्य ने जिस समय ये बताना शुरू किया कि किस प्रकार से आप खुद ही परिवारवाद का प्रश्रय दे रहे हैं तो मोदी साहब जो है वो हड़बड़ा गए थे। तो आज की स्थिति जो है धीरे धीरे बदल रही है निश्चित रूप से। और खड़गे साहब ने भी जो है यहाँ पर जो आरोप लगाए, जिस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप बता रहे हैं इसमें भी दीपक जी वो भी टोका था इन्होंने ही, गौरव गोगोई ने ही। जी 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 जी। तो उसके बाद देखिए उनके पास जवाब नहीं था। कुछ समय तक तो मोदी हतप्रभ रह गए थे। उनको दरअसल ऐसे जवाबों का कोई उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी बात, 3 चीजें और जो है मोदी के पास जो थी, जो उनके हथियार थे वो धीरे धीरे भोथरे हो रहे हैं। परिवारवाद वाली बात तो हो ही गई। वो अक्सर बात करते थे कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो रिमोट कंट्रोल के बल पे चलेगा और रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा तो नेहरू परिवार या गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मान दिया जा रहा है इन सब की ओर से, आप अक्सर देखेंगे कि राहुल गांधी कभी उनको हाथ पकड़ के उनको स्टेज के ऊपर तक ले जाते हैं, पानी की बोतल खोल कर देते हैं, कभी उनके आगे आकर खड़े नहीं होते। तो अब जो है देखिए बहुत लंबे समय से हम रिमोट कंट्रोल वाली बात भी नहीं सुन रहे हैं। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो थी, राम मंदिर वाली बात हम कई बार बोल चुके हैं। अब राम मंदिर वाला मामला जो है वो भी फीका पड़ गया, ये बात तो निश्चित रूप से सामने आ ही गई है। उसके बाद एक और बड़ी बात होती थी, आप याद कीजिए, इस तरीके के जितने भी काम होते थे, विधायकों को खरीदना, सांसदों को खरीदना, उसको चाणक्यगिरी कहा जाता था और बड़े उसको लोग अप्रिशिएट करते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक चाणक्य बैठा हुआ है जो बाजी पलट देता है। पिछले लंबे समय से कम मैं ये चाणक्य वाला जो मामला जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं देख रहा हूं। आजकल उनका जो चाणक्य का जो नाम है वो छीन लिया गया है। उनके अपने लोग नहीं कह रहे हैं उनको चाणक्य या उनको कोई बहुत बड़ा रणनीतिकार मानने से अब उन्होंने इनकार कर दिया है। और धीरे धीरे चाहे मेयर वाला चुनाव हुआ हो, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, नीतीश कुमार का पलटना, जयंत चौधरी का पलटना, अब इसको कोई लोग बहुत प्रशंसा की निगाहों से नहीं देख रहे हैं। और उनके अपने लोगों के भी, मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के भी मैं पोस्ट देख रहा हूं फेसबुक पर, वो भी इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था
महाराष्ट्र की सरकार को जब पलट दिया, गोवा की सरकार को पलट दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को पलट दिया, तो उस खरीद फरोख्त जो अनैतिक काम था, गैर लोकतांत्रिक काम था, उसको भी उनके समर्थक बहुत ही जिसको हम कहते हैं प्रशंसा भरी निगाहों से देखते थे और तारीफ करते थे कि इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार को इसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है, ये कहा करते थे। आज उन्होंने पिछले कुछ समय से कहना बंद कर दिया है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अब जो भी परिणाम होता है 2024 के लोकसभा चुनाव का, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, अब भारतीय पार्टी जिस स्थिति में है, अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी हारे तो बहुत बुरी पराजय होगी। और मान लीजिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी हारता है तो भी वो कोई बहुत शक्तिहीन नहीं रहेगा, एक बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में वो उपस्थित रहेगा। और ये मत समझिए कि जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा, ऐसा अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी आशा की बात है। नतीजे हमें नहीं पता कि क्या आएंगे, लेकिन आने वाले समय में भी मोदी के सामने एक या भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत मजबूत विपक्ष रहेगा जो अक्सर हमको सड़कों पर दिखाई देगा। 2014 के पहले जो स्थिति हम देखा करते थे, 1977 से लेकर लंबे समय तक जो हम देखा करते थे, सड़कों पर वह स्थिति राहुल गांधी ले आए हैं और लोगों को बता दिया है कि प्रतिरोध कैसे किया जाता है। किसी भी देश में चुनाव का हारना जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि देश प्रतिरोध करना जानता हो। ये सीख जो है आज भारत पा चुका है। राजीव जी। जी बिल्कुल, देश प्रतिरोध करना सीख रहा है। राहुल गांधी सिखा रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, सड़कों पे हैं। पहले दक्षिण से उत्तर आपने देखा, अब पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ राहुल गांधी बढ़ रहे हैं और उसमें कल से उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ से शुरू होगी जो आगे बढ़ेगी और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और 15 या 16 तारीख को पहुंचेंगे वो अमेठी और रायबरेली, जहां पर उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि वहां क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जयंत चौधरी अब साथ छोड़ चुके हैं इंडिया गठबंधन का, और उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में हम अकेले दम पे लड़ेंगे। तो क्या कुछ आगे होने वाला है इंडिया गठबंधन में, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़ी होती है। इसलिए भी क्योंकि कम से कम 300 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है। लगभग 250 सीटें तो 220 के लगभग सीटें जो हैं वो आमने सामने वाली हैं, और कुछ ऐसी सीटें, कुछ ऐसे राज्यों की सीटें जहां कांग्रेस बहुत ही मजबूत दिखाई देती है। और ये 300 सीटों के बाद जो बचता है उसमें खेल होगा। एक और भी इंपॉर्टेंट बात, आऊं संजय जी आपके पास, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि कांग्रेस के जो गठबंधन के अलग अलग राज्यों में जो पहले से गठबंधन है वो अटूट है, मजबूत है। जैसे बिहार है, झारखंड है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां ऑलरेडी, और अब एक बढ़ता हुआ इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आप देखें तो पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं वाम दलों के साथ तो कांग्रेस का गठबंधन है ही, क्योंकि इनके साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो ये एक गठबंधन है जो पहले से इंटैक्ट है। अब इसके बाद कौन आता है कौन जाता है मायने नहीं रखता। अखिलेश यादव यहां मजबूत दिखाई दे रहे हैं उनके साथ, और हो सकता है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही मायावती भी आ जाएं, तो फिर क्या कुछ होगा ये एक अलग बात। लेकिन दूसरी बात कि चुनाव से पहले कैसे हताश हो रही है बीजेपी, और उससे भी बड़ी बात कि कांग्रेस ने कैसे बना ली है बढ़त। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अपने आरएसएस और संघ परिवार के वर्षों के परिश्रम के बाद, रथ यात्रा, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद सब करके, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करना है। और उस समय उनका ये टारगेट अच्छा हो सकता था और शायद लोग पसंद भी करते। उस समय भी राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि हम हराएंगे और हम बीजेपी मुक्त होने की बात नहीं करेंगे, और राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि वो हराने की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर जो कांग्रेस मुक्त करने की बात करता था उसकी हालत बहुत बुरी है, और उसको भारत रत्न और राज्यसभा की सीटें आदि का सौदा करना पड़ता है। और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहा था वो बाकायदा भ्रष्टाचार कर रहा है, भारत रत्न दे रहा है, बांट रहा है, बेच रहा है, और राज्यसभा की सीटें दे रहा है। जो बात हुई है कि समझौते, जो खबर छपी है कि जयंत जी ने जो समझौता किया है, जयंत जी ने कहा कि किस मुंह से मना करूं। अगर उनका दिल जीत लिया था तो वो दिल दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो समझकर ही देना चाहिए, और अपना वोट चाहे वो दिल के साथ दे दे, लेकिन अपने समर्थकों को तो यही कहना चाहिए कि वो सोच समझकर
जिसको ठीक समझे उसको वोट दे। और ये अगर जयंत नहीं कर रहे हैं तो बिक गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि चरण सिंह की राजनीति वो कितने दिन आगे बढ़ा पाएंगे, और चरण सिंह तो ऐसे थे नहीं, तो वो सब दिखाई देगा, वो बाद की बात है। लेकिन जहां तक अच्छी राजनीति की बात है, राहुल गांधी को काफी बदनाम किया गया, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सब कुछ किया गया, लेकिन टिका कौन है? अकेले राहुल गांधी। और सबके पास मौका था। ममता बनर्जी भी लीड कर सकती थी, भले उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत सकती है, लेकिन क्या ममता बनर्जी वायनाड से जीत सकती है? बनारस में हराने की बात छोड़िए। तो दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के टक्कर का नेता बीजेपी के मुकाबले कोई है ही नहीं, और वो राहुल गांधी हैं तो हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी शुरू से लेकर अभी तक उनका विरोध करते रहे थे, और उसके बावजूद राहुल गांधी पूरी तरह संयत, नियंत्रित और विधिवत काम कर रहे हैं। कुछ भी उन्होंने अनर्गल, गलत कुछ भी नहीं कहा है। और हालत ये है कि उन्होंने कह दिया कि 2000 में मोदी जी ने अपना वो किया, तो पार्टी को खंडन करना पड़ा कि 2000 नहीं, 27 अक्टूबर 1999, मतलब 2.5 महीने पहले कह दिया था। 2000 कोई भी कन्वीनियंस के लिए कह देगा तो उसको ये गलत बता रहे। तो ऐसी हालत है। और जो नरेंद्र मोदी का है कि सब कुछ मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, से लेकर अब सबसे बड़ा ओबीसी तक सब कुछ पोल खुल करके आ गया है। और यही नहीं, जब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा क्या, सब ओबीसी तो सब ओबीसी एक ही होंगे, बराबर होंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को सब कुछ मिल जाता है तो ओबीसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की जो राजनीति है, चुनाव उस पर होना चाहिए था। और अगर बीजेपी की राजनीति लोगों को पसंद आती, मंदिर ही पसंद आता, हिंदुत्व की ही राजनीति पसंद आती, तो लोग उसको वोट देते और वो जीत जाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसको ही उसी की काट के लिए उसी का पॉलिटिकल जवाब था कि राहुल गांधी ने जाति की बात की, और वो इससे इतना घबराए। बिल्कुल घबराहट दिख रही है, वो अपनी जगह है, इतना घबराहट है। तो मेरा कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति उनकी चल नहीं रही, उसको वो कंटिन्यू कर नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकार दी है, जो सत्ता चला रहे हैं, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहीं था ही नहीं। माने रेलवे कंसेशन कम कर देने से लेकर के जीएसटी लगा देने तक किस किस की बात करें, और पब्लिक इंटरेस्ट तो कहीं है ही नहीं। तो इस हिसाब से उनको खुद ही पता है कि वो नहीं जीतेंगे, और जीतने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। तो जीतने के लिए जो सब करना है वो कर रहे हैं, और इसमें उनका समर्थन इतना है कि भारत रत्न जैसी चीज का, भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था और 2019 तक सिर्फ 48 दिए गए थे। 65 साल में 48, साल में एक का एवरेज नहीं है। और अधिकतम जब भी दिए गए हैं 3 दिए गए हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी ने भी 3 दिया था। तो जब अधिकतम 3 दिए गए थे, आपने 2019 में 3 दिया था, और आपको लोगों को भारत रत्न से ही उद्धृत करना था, तो उद्धार करना था, तो आप करते रहते। 20, 21, 22, 23, 24 में भी 3-3 दे देते, लेकिन तब आपको वो उतना उपयोगी नहीं लग रहा था, या उसकी जरूरत नहीं लग रही थी, तो आपने दिया नहीं। तो आपकी सारी राजनीति तो अपने फायदे के लिए है, और आप उसमें भारत रत्न का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। 2019 के बाद 24 तक नहीं देना, और 24 में अचानक 3 की बजाय 5 दे देना, पहले 2 देना और 3 की बजाय 5 दे देना। और मीडिया इसको ऐसे सपोर्ट कर रहा है कि कल इस पुरस्कार की घोषणा के तुरंत बाद दैनिक जागरण में यह खबर छपी, दैनिक जागरण मतलब उसके पोर्टल पे यह खबर थी कि अभी तक अधिकतम 3 दिया गया है, और इस बार 2 + 3 मिलाकर 5 हो गए, और ये नहीं बताया गया है कि 2 किस साल के लिए दिए गए हैं। तो मतलब वहां भी उसको स्कोप दे दिया गया था कि ये कह दिया जाए कि दो पुरस्कार जो पहले के 3 इस साल के। हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है और कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। ये अलग शर्मनाक स्थिति है। तो एक तरफ रहा है तो उनकी मनमानी का, और दूसरी तरफ वो जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझते। 5 क्यों दिया बता देते। और जहां तक सिलेक्शन की बात है, किसी पे मैंने जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सबको दिया गया, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने चुना कैसे, ये तो सवाल किया ही जा सकता है। आपका आधार क्या है भाई? जिसका निधन कई साल पहले हो गया और जिसने बाकी कुछ नहीं, कर्पूरी ठाकुर में तो समझ में आता था कि 100 साल हुआ,
लेकिन चरण सिंह का निधन कई साल पहले हो गया, पीछे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो दिल जीतने के लिए आप दे रहे हैं भारत रत्न, तो दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पर बात होनी चाहिए और क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? तो और ये वो कर रहा है जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहता था, जो कोर्ट में केस प्रूव नहीं हुआ, और उसके बावजूद अगर आपका कोई दिल जीत ले रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस की क्या हालत है। और इसी का नतीजा है कि अगर 1950 में बिहार सबसे पिछड़ा था तो आज भी पिछड़ा है। आप कर्पूरी ठाकुर को दे दीजिए भारत रत्न, बिहार जहां था वही है। तो राजनीतिज्ञों ने बिहार को कहां आगे बढ़ाया? नरेंद्र मोदी जिस विकास की बात करते हैं उस विकास के बावजूद सड़क और रेलगाड़ी तो टेक्नोलॉजी की चीज है, वो तो समय के साथ बेहतर होना ही था, लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा, इलाज की सुविधा नहीं बढ़ रही, शिक्षा की सुविधा नहीं बढ़ रही, तो विकास हुआ कहां है? अगर बैलगाड़ी की जगह कारें आ गई हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी ने तो कुछ नहीं किया है, भारत की पॉलिटिक्स ने कुछ नहीं किया है। कार बनी, विज्ञान ने बनाया, उसका उपयोग हो रहा है, चल रही है, लेकिन जो पॉलिटिकली जो इनको काम करना था उसमें बिहार जहां था आज भी वही है। और बिहार में पर कैपिटा इनकम अगर कम था तो आज भी सबसे कम है। अगर इलाज की व्यवस्था नहीं होती थी तो आज भी नहीं होती थी। तो किया तो आपने कुछ नहीं है। और उस राजनीति के लिए अगर आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन सवाल तो किए ही जाएंगे। और ये भी किया जाएगा कि आपने 2019 से 24 तक क्यों नहीं दिया, या 2014 में ही क्यों नहीं दे दिया था? 2014 में दे दिया जाना चाहिए था। लेकिन अखबार ये भी तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस को देकर, मतलब नरसिंह राव को देकर के मोदी जी ने पॉलिटिकली बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो ये जब अखबार तारीफ कर रहे हैं ऐसे, और इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, तो बाकी का क्या किया जा सकता है? इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्रेस एक्सप्लेन में बताया है कि कैसे इसका पॉलिटिकल फायदा है, और ये नहीं बता रहे कि एक साल में 5 दे रहे हैं और पहले नहीं दे रहे थे। तो इस हालत में बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जीतना या करना, कांग्रेस इतना कर ले गई, राहुल गांधी टिके हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और अगर सही चुनाव होगा, सही लोग निर्णय देंगे और अपना दिल नहीं देंगे, वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत आगे रहेगी, बहुत अच्छा करेगी। लेकिन लोग दिल देने लगे भारत रत्न लेके तो कुछ नहीं किया जा सकता है जी। राजीव लेकिन जी। दिल देने वाले लोग जो हैं, अच्छी बात है, उन सबका सम्मान है। जो जिनको भारत रत्न दिया गया है उनका कोई ना कोई योगदान है। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे भी सदन में कह रहे थे कि पूरा का पूरा योगदान है, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया है। उसमें कोई इफ बट वाली या क्वेश्चन मार्क की बात नहीं है। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा है कि क्या सिर्फ 2-3 सीटों, या जो अभी जयंत चौधरी ने कहा कि आखिर ना कैसे कहूं, आप अगर ना नहीं भी कह रहे हैं, चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस यहां कितनी मजबूत है इसकी चर्चा जरूरी है। एक पक्ष तो लगातार 400 के पार 370 अकेले लेके आएंगे, इस पर चर्चा होती है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो क्या ऐसे ही है? क्या यहां की स्थिति बांग्लादेश वाली स्थिति है कि 99% वोट जो है वो सत्ता पक्ष को आ रहा है और बाकी बचा हुआ थोड़े बहुत आ गए तो ठीक है? या क्या यहां रूस वाली हालत है, या चाइना वाली हालत है, या हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो आज भी जिंदा है, सशक्त है, मजबूत है? और इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष में क्या कुछ हो रहा है? विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और अभी 2 सर्वे आए हैं। एक सर्वे यह कहता है कि कांग्रेस पार्टी को 110 सीटें आ रही हैं। अगर गोदी मीडिया के लोग भी अगर ऐसी बात कहें कि 110 सीटें आ रही हैं, जो 50, 52, 40 की बात करते थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, यहां से जरा आपकी बात समझना चाहता हूं अमलेंदु जी, कि क्या यहां से ही वो परेशानी की शुरुआत होती है जिसके लिए बार बार प्रधानमंत्री को सदन में 1 नहीं बल्कि 3 बार भाषण देना पड़ता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 1.5 साल से मैं उस काम को कर रहा हूं कि अगले तीसरे टर्म में मुझे करना क्या है, उसकी रूपरेखा 1.5 साल से तैयार कर रहा हूं, बड़े बड़े परिवर्तन करने हैं तीसरे टर्म में। चुनाव तो हो जाने दीजिए साहब, फिर देख लेंगे। नहीं राजीव जी, असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी विजनरी हैं और बचपन से ही बहुत ज्यादा विजनरी हैं। वो बचपन से ही ये सोचा करते थे कि 2047 में देश को काफी विकसित बनाना है, तो वो बचपन से ही सोच रहे थे कि 2047 में देश को विकसित बनाना है। तो ये प्रधानमंत्री जो कह रहे थे, अच्छा भाषण देने का तो कोई भी मौका मिल जाए तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि भाषण देते हैं और अच्छे तरीके से भाषण देते हैं, बस मौका चाहिए, कहीं भी खड़े होने की जगह मिल जाए, बस 1-1.5 घंटा तो प्रधानमंत्री भाषण दे सकते हैं। आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए, तो सदन है चूंकि वहां खड़े होने की व्यवस्था है प्रधानमंत्री के,
तो वहां वो देते हैं भाषण, तो ये उनका एक है अपना, ठीक है, 2047 तक देश को बनाना है। असली बात जो है राजीव जी, वो आपने यही जो कही वही असली बात है, वो ये है कि चूंकि कांग्रेस ने एक बढ़त बना ली है, और अब जो कहा जाता है कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम लोग उसे कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, वो भी अगर इस तरीके की बातें बता रहा है कि साहब कांग्रेस को जो है सीटें डबल अगर दिखा रहा है 2019 के मुकाबले, तो ये 2000 कांग्रेस, अगर कांग्रेस की डबल सीटें हो रही हैं राजीव जी, तो ये किसकी शर्त पे हो रही है? सवाल ये है। कांग्रेस की सीटें अगर ये डबल हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सीटें जो डबल हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करके ही डबल हो रही हैं। ये किसी और की सीटें कम करके डबल नहीं हो रही हैं। अगर मतलब इसी को मान लिया जाए कि सबको 110 सीटें आ रही हैं, 54 से अगर 110 सीटें हो रही हैं, ये मान लिया जाए, इसको ये कह दिया जाए कि जो मीडिया बता रहा है जिस सर्वे को, वो एकदम फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो भी ये 55 सीटें, जो 54 सीटें 55 सीटें जो बढ़ रही हैं कांग्रेस की, इसका मतलब ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं इतनी। और अगर 55 सीटें कम हो रही हैं, तो ये कहां 370 और 300 की बात हो रही है फिर, सिर्फ कांग्रेस के बढ़ने से। बाकी आप गठबंधन के साथी जो है उनकी बातें आप छोड़ दीजिए, एनसीपी कितना बढ़ेगी, शिवसेना कितना बढ़ेगी, आरजेडी कितना बढ़ेगा, उसकी आप बात छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के राजीव जी जो स्थितियां हैं, वो प्रधानमंत्री भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से समझ रही है कि मुद्दा कोई चल नहीं रहा है। जिस मुद्दे को चलाना चाहते हैं वो मुद्दा दिन भर नहीं चलता है। इतनी ज्यादा मीडिया मैनेजमेंट के बावजूद अगर मुद्दा नहीं चल पा रहा है एक दिन भी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अकाल है। और जिस तरीके से राजीव जी कांग्रेस की जो नई टीम एक तरीके से कहा जाए, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी हैं, गौरव गोगोई हैं, जिस तरीके से ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, और जितना कहा जाए कि सधा हुआ, सिर्फ आक्रमण नहीं, देखिए एक चीज तो होता है सिर्फ आक्रमण करना, एक चीज होती है कि तथ्यों के साथ आक्रमण करना और आपको निरुत्तर कर देना। वो कांग्रेस की नई टीम जो वो कर रही है कि सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी निरुत्तर हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी जो है अबड़ा का जबड़ा करने लग जाते हैं प्रधानमंत्री की तरीके से। जब मल्लिकार्जुन खड़गे पूछते हैं आपने किस नियम के तहत जो है आपने जयंत चौधरी को बोलने के लिए खड़ा किया, तो ये सारी जो परिस्थितियां बनी, अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ रही हैं और 300 एनडीए की आ रही हैं और 370 भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, तो जयंत चौधरी को 2 सीटों के लिए क्यों बनाने की आवश्यकता है भारत रत्न पार्टी की? जी, कल को कोई 2 और सीट वाला भी भारत रत्न मांगने लग जाएगा, तब उसको भी दे देंगे। दूसरी बात राजीव जी ये कि चौधरी चरण सिंह के समय में ही जयंत चौधरी नहीं, बल्कि जयंत चौधरी के पिताजी चौधरी अजीत सिंह जो थे, वो चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी नहीं रह गए थे। और चौधरी साहब ने कभी अजीत सिंह को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी नहीं माना। और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा झगड़ा हुआ चौधरी साहब के जीवित, चौधरी साहब जब मृत्युशैया पर थे, लोकदल आ लोकदल बा बना, और मुलायम सिंह यादव उस लीगेसी के वारिस बने। और मुझे अच्छे तरीके से याद है राजीव जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड के आगे जो था, चौधरी साहब को कोई जाट मानता ही नहीं था, सब अहीर मानते थे, और यही चौधरी साहब का समीकरण था। तो चौधरी साहब के समय में ही जो है अजीत सिंह जब उस लीगेसी के वारिस नहीं रह गए, तो अब इनका दिल टूटे और चाहे दिल जुड़े, और चाहे दल टूटे और चाहे दल जुड़े, तो कुछ भी हो, चौधरी साहब जो है वो जयंत चौधरी की वजह से नहीं है, जयंत चौधरी चौधरी साहब की वजह से है। कुल मिलाकर के बात यह है, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चौधरी साहब को मान रही है। जिन चौधरी साहब ने कहा था कि कोई जो है मतलब दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती जनता पार्टी के अंदर, अच्छी बात है, आप मान रहे हैं उनको, और ये सब उन लोगों को मानते हैं। देखिए सरदार पटेल को मानते हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया आरएसएस के ऊपर, संजय गांधी की पूजा करते हैं, तो ये इनका अपना काम है, वो जो करते हैं वो अच्छी बात है। दूसरे लोगों को मानते हैं क्योंकि अपना नहीं है। आप प्रणब मुखर्जी को दे देते हैं भारत रत्न, लेकिन आपने जो 2 राष्ट्रपति बनाए, रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भारत रत्न क्यों नहीं देते हैं? मतलब क्या ये दोनों लोग जो हैं वो प्रणब मुखर्जी से कम योग्य हैं? मोदी जी ये बताना चाहते हैं? भारत रत्न की घोषणा सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है, मगर यहां तो भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री कर रहे हैं ट्विटर पे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हो रही है, ये शुद्ध रूप से कहा जाए प्रोपेगेंडे हैं, और इनका ना भारत रत्न से इनको कोई लेना देना है, ना इनको किसी का सम्मान करने से मतलब है। कुल मिलाकर के किसी तरीके से 200 सीटें आ जाए भारतीय जनता पार्टी की, इस लक्ष्य को लेकर के मोदी चल रहे हैं, और उसके लिए इधर उधर से सीटों का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं राजीव।
मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी घटा रहे हैं अपनी सीटें? निश्चित तौर पे घट रही है, आज की तारीख में तो घट रही है। कल क्या हो, मशीनें क्या करें, वो अलग का मसला है। जनता के जरिए 200 सीटें नहीं आ रही है राजीव जी। जनता के जरिए आप कैसे देखते हैं प्रशांत जी? जरा इन सीटों की बात अगर हो रही है तो ये बात बिल्कुल, क्योंकि अब तो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सामने अलग अलग ढंग के, तो उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, तो घट तो रही होंगी बीजेपी की सीटें। देखिए राजीव जी, आप ही के प्रोग्राम में मैं चर्चा कर चुका हूं कि अगर इलेक्शन दर इलेक्शन हम देखें, जो हार जीत होती है, तो जो 10% टोटल वोट का 10% से ज्यादा की हार जीत होती है, वो चुनाव पलट जाते हैं कई बार। और जब कोई लहर होती है तो वो तो 20% से भी जो चुनाव जीता है वो भी नीचे आ जाता है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, अभी तक कोई लहर नहीं है। ना भारत जोड़ो यात्रा की कोई लहर है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक काम जरूर किया है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि देशव्यापी लहर है उसकी। क्या पता हो, हमको दिख ना रहा हो, लेकिन अभी मौजूदा समय में। और दूसरा, राम मंदिर या मोदी जी की भी कोई लहर नहीं है। तो इस लहर विहीन चुनाव में जो 10% वोट से जीता है पिछली बार, वो उसकी नैया बड़ी मुश्किल में, भंवर में है। अब देखिए, बीजेपी के 155 एमपी हैं जो 20% से ऊपर जीते हैं। उनको हम मान सकते हैं कि बीजेपी की 155 सेफ सीटें हैं। हालांकि वो भी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सिटिंग एमपी के भी खिलाफ है, क्योंकि सिटिंग एमपी का तो बेचारे का किसी पोस्टर में नाम नहीं जाता है। शौचालय तक का उद्घाटन मोदी जी के फोटो पे होता है, तो उसका तो बेचारे का कुछ है ही नहीं कहीं जी। लेकिन फिर भी हम माने कि 155 सीटें इनकी सेफ सीटें हैं, जिसमें 28 सीटें तो एकदम सेफ हैं, जो कि 40% से ऊपर जीते हैं। तो 155-160 सीटों को हम मान सकते हैं कि बीजेपी की बहुत सेफ सीटें हैं। अब जो जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, देखिए लगभग यही सीटें आई थी जनवरी तक के जो सर्वे आए थे, जिसमें एनडीए को 200 के आसपास दिया जा रहा था, बीजेपी को 160 से 180 के रेंज में दिया जा रहा था। यही वो सेफ सीटें थी। तो इस लहर विहीन चुनाव में राजीव जी बहुत कांटे का मुकाबला होगा, एक बात। दूसरी बात, जरा हम गठबंधन की राजनीति और उसको भी समझ लें। देखिए, कांग्रेस 125 सीटों पे सत्ता के बहुत करीब होगी और बीजेपी 220 सीटों पर सत्ता के करीब नहीं होगी। ये फर्क है, क्योंकि गठबंधन इनका ज्यादा बड़ा है। जो दक्षिण भारत सीटें आएंगी, जो ममता बनर्जी की सीटें आएंगी, जो समाजवादी पार्टी की सीटें आएंगी, जो स्टालिन की सीटें आएंगी, जो महाराष्ट्र सीटें आएंगी, जो आरजेडी की सीटें भी इस बार आएंगी, तो उसको मिलाकर सत्ता के बहुत करीब होंगे ये लोग। तो जो नंबर गेम है, अगर आप उसको राज्यवार देखें, तो मेरी कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि कुछ उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात हो रही थी कि तृणमूल कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी की 10 से 12 सीट है इस बार, 18 सीट से। ऐसे ही कुछ आंकड़ा हमको कर्नाटका का सुनाई पड़ता है जब मैं कर्नाटका के लोगों से बात करता हूं जी, कि वो आधी से भी कम सीटें दे रहे हैं बीजेपी को। तो तमाम जो, ये मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जमीन पे समाज के बीच में जाके काम कर रहे हैं, जो नब्ज जानते हैं। तो बहुत सारे आंकड़े राजीव जी अभी अगले 1-1.5 महीने में परिवर्तित होंगे। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट 2 चीजों का, भारत जोड़ो यात्रा का और खड़गे जी की अपील, ये 2 हिडन कार्ड है, जिसको हमको इलेक्शन के समय ही जब रिजल्ट आएंगे तो देखने को मिलेगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी आपने गौरव गोगोई का सुना,
आप देखिए कि मोदी जी का जो स्टार कैंपेनर्स हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की अपील उत्तर प्रदेश में अब वो नहीं है जो जितनी अखिलेश यादव की होगी या मायावती की होगी, जी ठीक है, या इनके किसी नेता की पश्चिम बंगाल में वो अपील नहीं होगी, इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी, जितनी ममता बनर्जी की होगी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बहुत बड़ा नेता है, इवन ओवैसी से ही बड़ा नेता है। ओवैसी हैदराबाद के बाहर नहीं है। और आप देखिए कि जैसी सरकार बदली है, रेडियो ओवैसी का वॉल्यूम भी कुछ कम हो गया है। तो जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव पिछले इलेक्शंस में या तो जेल में थे या बीमार थे, इस बार वो एक्शन में होंगे। हम ये ना भूलें कि हेमंत सोरेन अब उसी प्रकार के ट्राइबल के नेता हैं, आदिवासियों के, जिस प्रकार से काशीराम जो है या मायावती दलितों के नेता, वही स्ट्रेचर उनका हो गया है। वो झारखंड के आगे भी उनकी अपील अब काम करेगी। ये ईडी ने और मोदी जी ने बना दिया उनको। तो जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है वो एनडीए के पास है नहीं। और हैं भी तो अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार उस वोकल तरीके से नहीं बोल पाएंगे बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से हमलावर तेजस्वी यादव होंगे। अपने ही जो अचीवमेंट है उनके, यानी जातिवार जनगणना जो उन्होंने की है, सर्वे, उसको भी पब्लिक में वो बोल नहीं पाएंगे। तो नंबर गेम जो नेताओं का नंबर गेम है, उसमें इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का खेमा या विपक्ष का खेमा बहुत आगे है बीजेपी से। जी नंबर गेम में बहुत आगे दिखाई दे रहा है। और गैलेक्सी ऑफ जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और आप समझ सकते हैं जिसका जिक्र यहाँ कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। श्रवण गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। इन आंकड़ों को अगर देखा जाए, और क्योंकि पहले भी हम लोग एक आध बार आंकड़ों पे बात कर चुके हैं, और जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं आंकड़ों का जिक्र तो ज़्यादा ही करना होगा। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की अगर तुलनात्मक यहाँ चर्चा की जाए, और 2019 बनाम 2024 के हिसाब से देखा जाए, और ये देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी 2019 में 19 से पहले की कांग्रेस पार्टी और 2024 से पहले की कांग्रेस पार्टी के फर्क को अगर देखा जाए, तो कहाँ पे आज की तारीख में इस कांग्रेस पार्टी को आप पाते हैं, कहाँ पे आप देखते हैं कि तीसरे टर्म की ओर बढ़ने के लिए जो मोदी जी बिल्कुल बेताब हैं, उनके सामने कितना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसको अगर देखा जाए, या 10 साल के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और हम बिल्कुल लांघते हुए, फांदते हुए, कूदते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, ये देखा जाए जैसा वो कह रहे हैं, इसको देखा जाए तो यहाँ कितनी चुनौती पेश करते हुए कांग्रेस दिखाई देती है। देखिए, मैं टाइम का थोड़ा कांस्टेंट नहीं, आप प्लीज अपनी बात रखिए जी। हाँ, नहीं, 3-4 चीजें मैं जी बिल्कुल सारी बातें रखिए प्लीज, आपके दर्शकों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री संसद में 7 फरवरी को कहते हैं कि बीजेपी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के जवाब, वो कहते हैं 370 बीजेपी को मिलेगी और 400 प्लस एनडीए को मिलेगा। हम 400 की बात अभी नहीं कर रहे। अगले ही दिन गोदी मीडिया कहलाने वाले चैनलों के ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को 304 सीटें दी गई। आपकी 5 साल की उपलब्धि जो है वो ये है कि आपकी 1 सीट बढ़ी, 303 से 1 हो गई। कांग्रेस की उपलब्धि यह है कि वही जो ओपिनियन पोल है वो 52 से 71 सीट कर रहा है कांग्रेस की,
आप देख लीजिए, फर्क देख लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके अगले ही दिन जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें अगर 304 सीटें इनके पास है, दे रहे हैं ये, तो 304 से 400 प्लस में 100 सीटें कहां से, कौन से एनडीए के अलाइज हैं जो खड़ी कर सकते हैं? मतलब कहां हैं, कौन एनडीए का अलाई है? देश जानना चाहता है ना जी। कौन अलाई है इनके पास? एकनाथ शिंदे के अलावा कौन अलाई है? जेडीयू नीतीश कुमार अभी भर्ती हुए हैं फिर से, उनकी 16 सीटें खतरे में हैं। महाराष्ट्र में 7-8 सीटें, 10 सीटें जो एकनाथ शिंदे ले आए हैं, तो कोई अलाई है भी नहीं। तो पिछली बार लोकसभा में 2019 के लोकसभा में 14 के मुकाबले बीजेपी की 9 सीटें कम हो गई थी यूपी में, 62 हो गई 71 से। जी। जो ये बता रहे हैं गणित 10% का प्रशांत जी, तब तो 5 साल में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई ना, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। सॉरी, राहुल गांधी आ गए और अब वो 11 दिन यूपी में क्या धमाल करेंगे आप देखना। आपको अगर 400 सीटें मिल रही है और 370 मिल रही है, तो आपको नीतीश कुमार क्यों चाहिए, जयंत चौधरी क्यों चाहिए, आम आदमी पार्टी क्यों चाहिए, ममता क्यों चाहिए, भारत रत्न क्यों बांटना पड़ रहे हैं? ये तो आपको तब करना चाहिए जब आपको 542 सीटें चाहिए। तो आपके सवाल का एक जवाब तो राजीव जी ये है। जी। दूसरा जवाब ये है जो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2019 में रजिस्टर्ड वोटर की संख्या थी 91,19,50,734। 91,19,50,734। ये 2019 के रजिस्टर्ड वोटर्स थे। जी। जो कल जारी हुआ है, परसों या कल जारी हुआ रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर इलेक्शन कमीशन का, वो है 98,68,00,000। ये जो 7 करोड़ वोटर बढ़ गए हैं, ये कौन है, किन राज्यों में बढ़े हैं? ये जो 7 करोड़ वोटर्स हैं, ये स्टडी का विषय है जी। कि क्या कुछ राज्य विशेष में बढ़े हैं या पूरे देश में इवनली स्प्रेड हुए हैं? क्योंकि जो बर्थ रेट है, अगर ये वोटर्स की जो ग्रोथ है ये बर्थ रेट के हिसाब से है, पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से है, या चुनाव दर चुनाव होती है, वो है कि ये 7 करोड़ स्ट्रेटेजिकली बढ़े हैं। दूसरा मुद्दा ये है, और ये 7 करोड़ जो नए रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ये किधर घूमेंगे? ये आपसे इंप्रेस्ड हैं क्या? ये कौन सी पॉपुलेशन है? ये नए युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो सड़कों पर हैं, धक्के खा रहे हैं, जो इजराइल जा रहे हैं नौकरी के लिए, गाजा पट्टी में भेजे जा रहे हैं, ये वो है। और जो
अमेरिका की बॉर्डर के बाहर अमेरिका में घुसने के लिए खड़े हुए हैं, मेक्सिको की बॉर्डर पर, अमेरिका मेक्सिको की बॉर्डर पर। या वो हैं जो 2.5 लाख लोग, 3 लाख लोग हर साल देश छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोगों को, या हम लोगों से मेरा मतलब आपसे नहीं है और हम सब जो बैठे हैं उनसे भी नहीं है, मतलब वो जो डिबेट में हैं उनको इमोशंस, पॉलिटिकल इमोशन से बाहर होकर ये जो कैलकुलेशन है इस पर भी बात करना पड़ेगी जी, कि रेटोरिक से काम नहीं चलेगा कि मोदी जी ने जबरदस्त भाषण दे दिया और पूरा स्वीप कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। जो डर के कारण हैं उनमें खोजना पड़ेगा कि ये 7 करोड़ जो लोग हैं ये क्या उथल पुथल करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ, पर बीजेपी का 8% बढ़ गया, 7-8%। वो क्यों बढ़ गया? और वही बीजेपी का 8% शेयर राजस्थान में क्यों नहीं बढ़ा और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बढ़ा? जीते तो आप तीनों जगह हैं जी। मध्य प्रदेश में इसलिए बढ़ गया कि शिवराज सिंह ने लाडली बहना का जो लालच दिया और पैसे बांटे, उसके कारण बढ़ गया। और मोदी जी को क्रेडिट नहीं मिल सकती उसकी। और छत्तीसगढ़ में, और अगर मोदी जी को क्रेडिट देना है तो इवनली दीजिए ना, आप तीनों राज्यों में दीजिए। इंटैक्ट है कांग्रेस का वोट शेयर, मार्जिनल डिक्लाइन है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं जी। 15 राज्य जो हैं, आपका स्पेसिफिक सवाल है कि कांग्रेस की सीटें कम होंगी कि बढ़ेंगी। अब मैं उस पर आ, जो 15 राज्य हैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उसमें 357 सीटें हैं, 357। ठीक है जी। कांग्रेस के पास सिर्फ 13 सीट है, 13। बीजेपी के पास है 242। आप डिफरेंस देख लीजिए। और जो मेजर इसमें अलाइज हैं, जिनके पास मेजर शेयर है, उसमें अलाइज कहें या नॉन अलाइज कहें, टीएमसी, जेडीयू और शिवसेना, बस ये हैं। टीएमसी की 22 है, जेडीयू की 16 है और शिवसेना की 18 है। मतलब दोनों शिवसेना जो अनडिवाइडेड 2019 का। आप क्या समझते हैं कि ये जो राहुल गांधी ने, वो गए तो नागालैंड, केवल मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल और मेघालय, जहां 21 सीटें हैं, 14 असम की, 2 अरुणाचल मेघालय की, 2-2, 1 नागालैंड की, 2 मणिपुर की। ये पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों को प्रभावित करने वाली यात्रा है जी। अब आ गई है वेस्ट बंगाल में, वहां कांग्रेस की 2 सीटें हैं। राहुल गांधी 10 सीटों पर गए और आपके चैनल पर आपने फोटो प्रसारित की है, जो नॉर्थ बंगाल के नॉर्थ में वो गए हैं। मुर्शिदाबाद का आपने, या और तमाम जगह के। पूर्णिया के आपने चित्र दिखाए हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। उड़ीसा के फोटो आपने दिखाए हैं।
जहाँ 21 सीटें और आपने भीड़ दिखाई है, और झारखंड में 14 सीटें हैं जहां आपने दिखाया है किस तरह का राउजिंग वेलकम हुआ है, और हेमंत सोरेन के जाने के बाद गिरफ्तार क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आपको लगता है कि झारखंड में बीजेपी की 11 सीटें मिल जाएंगी अब फिर से? आप अगर गणित करें राजीव जी, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये जो 13 सीटें हैं अब मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, पर ये 15 राज्यों में 13 सीटें अभी हैं। आपको नहीं लगता कि ये इसमें कुछ बढ़ेंगी, और कितनी बढ़ेंगी? छोटा सा कैलकुलेशन है, माइनूट। और अब दूसरा कैलकुलेशन कर लीजिए कि ये सीटें बढ़ेंगी तो किसकी कम होंगी, और कम किसकी होंगी में अब आप ऐसे चलिए कि 272 बहुमत की संख्या है, आपको गोदी मीडिया भी 304 दिखा रहा है, तो 272 और 304 में 32 सीटों का फर्क है। तो 32 सीटें ये जो हैं वो कहां से कांग्रेस को नहीं मिल सकती, जबकि साउथ की, कर्नाटक की 25 और हैं। जब 2019 में कर्नाटक नहीं था कांग्रेस के पास, तेलंगाना नहीं था, वहां की 4 हैं, हिमाचल नहीं था, वहां की 4 हैं, 33 सीटें तो यही हो गई। और ये जो मैंने 15 राज्य बताया आपको, जहां 357 सीटें हैं और अभी 13 हैं 2019 में, जी आप क्या समझते हैं कि कुछ सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, कि राहुल गांधी की यात्रा, ये जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये बेकार जाएगी? एक बहुत ही कंजर्वेटिव आप अगर एस्टिमेट भी लें तो आपको ये कारण समझ में आ जाएगा कि ये जो भारत रत्न है, ईडी के हमले हैं, गोगोई जो आरोप लगा रहे हैं वो है, विपक्ष को तोड़ने का जो काम है, और लोकसभा में आज प्रधानमंत्री का जो चेहरा था, वो चेहरे पे लिखा हुआ था एक भय कि मैं इस कुर्सी पर वापस आ रहा हूं कि नहीं। बिल्कुल। जिस मुद्रा में राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठे हुए थे, प्रहलाद जोशी और रिजिजू, किरण रिजिजू बैठे हुए थे, एक जो सन्नाटा था ट्रेजरी बेंचेस पर, आपको दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री के भाषण का थोड़ा सा वो अंश दिखाना चाहिए जिसमें पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या, उनकी मुद्राएं क्या है। आपको एक विजुअल दिखाना चाहिए कि राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री क्या पहने हुए हैं और आज क्या पहने हुए हैं। आज बहुत ही सौम्य तरह की जैकेट, जी बिल्कुल वो मैं बोल रहा हूं अपने प्रोडक्शन टीम को जरा प्रधानमंत्री का जो आज का जो भाषण वाला जो वीडियो है उसको जरूर ले आइए स्क्रीन पे। वो जी प्लीज। प्रधानमंत्री आज नेहरू बनने की कोशिश कर रहे थे, स्टेट्समैन की तरह बोले। मतलब मैं उनके आज के भाषण की इसलिए तारीफ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर इस भाषण पर 5 साल कायम रहते, अपने 5 साल के कार्यकाल में एक स्टेट्समैन की तरह आज उन्होंने जो भाषण दिया, तो मैंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री का कौन सा स्वरूप देश को सही मानना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण पर दिया भाषण की आज का जो स्वरूप है वो उसको मानना चाहिए। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये इलेक्शन में
ये दिखाइए आप जरा, ये दिख रहा है, आप देखिए। जी जितेंद्र सिंह को देखिए आप, किरण रिजिजू को देखिए आप। अभी थोड़ा कैमरा घूमेगा, उधर जाएगा राजनाथ सिंह और अमित शाह पर, तो देखिएगा। और इनके पहरावा देखिए अपने प्रधानमंत्री जी का, कितने सौम्य लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई वास्तव में कोई एक, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये, अरे यही है क्या वो हमारे प्रधानमंत्री। जी तो ये आपने, आपका सवाल बेसिक ये था कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी कि नहीं। मैंने आपको बता दिए रीजंस बढ़ने के, और जितने नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो आज मूड है देश का बहुत ही बदला हुआ है। विपक्ष की एकता, राहुल गांधी की यात्रा, प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ गुस्सा, एजेंसियों का बढ़ता हुआ उपयोग, चंडीगढ़ में जो हुआ, 36 सीटों को लेकर जो स्कैंडल हुआ, और पंजाब के राज्यपाल ने क्यों इस्तीफा दिया, इस पर कोई बहस नहीं है। जी बनवारी लाल पुरोहित बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, उन्होंने अचानक से क्यों इस्तीफा दिया? क्या उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन में मदद नहीं करूंगा आपकी, आप जो बिहार जैसा या महाराष्ट्र जैसा करना चाहते हैं? कि वो एक दिन पहले मिल के आते हैं दिल्ली में बड़े लोगों से और फिर अगले दिन इस्तीफा दे देते हैं। जी या ये केंद्र के प्रति जो नाराजगी है, आप देख रहे हैं कर्नाटक का प्रोटेस्ट, केरल का प्रोटेस्ट, बिल्कुल, या नॉर्थ ईस्ट की बिगड़ती स्थिति, और प्रधानमंत्री का फोकस दक्षिण पर। मैंने कल डिबेट में कहा था, किसी जगह कहा था, मुझे ध्यान नहीं, कि प्रधानमंत्री हो सकता है तय करें कि रामेश्वरम से उनको लड़ना है चुनाव, क्योंकि रामेश्वरम भी ज्योतिर्लिंग है ना, और बनारस भी ज्योतिर्लिंग, और प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं, शिव माने जाते हैं। 2014 का अगर आप एक विजुअल निकाल सकें राजीव जी किसी डिबेट में, जी राष्ट्रपति भवन के अहाते में इन्होंने शपथ ली थी। सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। बिल्कुल, आज सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों से आपकी दुश्मनी है। आप श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, आप जितने उस समय उपस्थित थे, आप छोटे देशों से, पड़ोसियों से दुश्मनी आपकी, और बड़े देशों के पैरों में पड़े हुए हैं। हम देश की जनता को अगर लॉजिकली एजुकेट करेंगे, हम रेटोरिक में नहीं जाएंगे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपके सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आपका जो चैनल है वो यूट्यूब में सबसे बड़ा है। बाकी जो चैनल्स हैं उसमें रेटोरिक चल रहा है, एक कैलकुलेशन चल रहे हैं, अरे ये जीतेंगे, ये हारे। नहीं, लॉजिकली आप बात कीजिए कि ये 7 करोड़ वोटर बढ़ गए, ये कौन है, कहाँ के हैं? जो डिक्लाइन होना है पिछली बार 9 सीटों का हुआ था, क्या इस बार 18 का हो जाएगा यूपी में? पिछले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी अलग अलग लड़े थे जी, तो या साथ लड़े थे, और इस बार मिलके लड़ने वाले। ये तमाम फैक्टर हैं राजीव जी। तो मेरे ख्याल से आपके
दर्शकों के लिए ये काफी 2014 वाला है जिसमें सार्क देशों के भी तमाम आप देखिए, आप प्रतिनिधि बिल्कुल उपस्थित आप देख थे। लीजिए, है नवाज शरीफ थे, मुझे आई रिमेम्बर, ये देखिए ये फोटो। जी जी। क्या आप हमारे विश्व गुरु से ऐसे किसी दृश्य की आज कल्पना कर सकते हैं? अगर आपके दर्शकों को ये बताया जाए कि ये एजुकेट किया जाए कि भाई आप बताइए कि ये आज आपके सारे दुश्मन हैं, क्यों हैं, और नेता वही है, तो देश के अंदर भी दुश्मन और देश के बाहर भी दुश्मन, सारे के सारे, और जनता भी दुश्मन। आपका जो डर है बेसिक, ये राष्ट्रपति भवन का अहाता है जहां शपथ हुई थी। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि काफी चीजें बदल गई हैं, और ये इनको अब लग रहा है कि बाजीगर जो है ना, वो उसका खत्म हो गया। वो वहां एक जादूगर वहां आ रहा है राजस्थान में, दूसरा जादूगर दिल्ली में हारने वाला है। जी बिल्कुल, बाजीगरी जो है वो अब समापन की ओर है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना जो अंतिम भाषण सदन में इस सत्र का 17वें लोकसभा का उन्होंने दे दिया है, और इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो विराजमान थे उनका भी अंतिम कार्यकाल था। और लेकिन लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, ये भी एक रिकॉर्ड है। लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करना था तो नहीं किए, क्योंकि उसमें शायद दूसरे दलों के नेता को मौका मिलता, और ये नहीं चाहती थी सरकार। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इन सबको, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क आपने दिया है श्रवण गर्ग साहब कि ये 7 करोड़ मतदाता जो बढ़े हैं 2024 में, जो नए मतदाता है 7 करोड़ पूरे देश में, वो किन किन राज्यों से हैं। अगर वो तमाम राज्यों में बिखरे पड़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ राज्यों में ज़्यादा हैं और कुछ में कम हैं, जहां पॉपुलेशन अगर जन्म दर के हिसाब से देखा जाएगा, उन सबका जहाँ मैं अपनी टीम को कहूँगा कि उस पर काम करें और उसको ज़रूर लेकर आएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे कैलकुलेशन करके रखना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब हम और गहराई से इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें इन आंकड़ों को सामने लाएंगे कि आखिर जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए, हर चुनाव में आप देखते हैं कि वोटर लिस्ट में जो चेंजेस होते हैं और उसमें कुछ मतदाता बढ़ते हैं, वो मतदाता किधर जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इन फैक्टर्स को अगर सामने लाते हैं तो आप सही कैलकुलेशन के साथ कुछ कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ा टास्क है, इसको जरूर हम करेंगे। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से, संजय जी, क्लोजिंग कमेंट। मुझे यही लगता है, जो समझ ने काफी विस्तार से बता दिया, मोटे तौर पे यह है कि कोई वोट देगा क्यों, माने कुछ नहीं मिल रहा है, मुफ्त के राशन के लिए तो कोई वोट देगा नहीं, और बाकी अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है कि, और वो होता तो सरकार कहती कि हमने ये अच्छा किया है, वो मुफ्त राशन के अलावा सरकार के पास भी कुछ करने के लिए नहीं है। तो जब कुछ अच्छा किया नहीं है, और खराब की हालत ये है कि अभी 1-2 दिन पहले खबर छपी थी कि ईडी जो जानकारी इकट्ठा करती है वो किसी गिरोह के पास मिला, और वो गिरोह लोगों से पैसे वसूलता था। तो ये हालत है इतनी खराब, और सरकार उससे इतनी चिंतित कि उसको किसी ने रीट्वीट कर दिया, तो उसको शाम को नोटिस मिल गया, और उस नोटिस में ये लिखा था कि हमने संपादक को भी लिखा है कि ये खबर गलत है, और शांत हो गया। तो खबर गलत होती तो छपती ही नहीं, पहली बात थी, और अगर खबर गलत होती तो आपने संपादक को बंद कर दिया होता। तो चूंकि आपने संपादक को बंद नहीं किया, इसलिए जाहिर है कि वो खबर सही थी। तो अगर आदमी इस तरह से परेशान है कि उससे ईडी, पहले ईडी और उसके बाद ईडी के बाद गिरोह के लोग पैसा वसूले, तो ये तो बिजनेस का हुआ। आम आदमी का अलग हाल है। तो सब जगह अलग अलग वर्ग, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हीं को क्या मिला, माने जो बलात्कारी हत्यारे हैं वो बलात्कार करके बच गए, वो अलग चीज है, लेकिन वो वोट क्यों देगा, और वो 10, 20, 50 दे देगा, जनरल वोट क्यों को देगा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी या बीजेपी का समर्थक भी, क्यों इनके सरकार। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी जैसा मामला, यूसीसी जैसा मामला, और उसको फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं
ये सब कुछ अगर आ गया, उभर गया तो शायद जीत कह दिया गया संजय जी, आज गृह मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम सीएए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और उसको लेके आ रहे हैं चुनाव से पहले। चुनाव से पहले आज सदन में कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून जो है उसको हम इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव से पहले उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो यानी कि एक मुद्दा ये बचा हुआ था वो भी सामने होगा। तमाम मुद्दे, चाहे 370 की बात हो, अपने 370 हटाया और इधर 370 लाएंगे की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए राम मंदिर और ऐसे तमाम मसले मुद्दे जो हैं वो सामने रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका, इस कार्यक्रम में एक गंभीर चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। श्रवणकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चर्चा, थोड़ी गंभीर, और आंकड़ों को, उन चीजों को, जिन आंकड़ों के दम पर, जिन तथ्यों के दम पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस यहां बढ़त बना रखी है और यहीं से परेशानी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा शुरू हो गई है। और इसीलिए वो भारत रत्न की बात हो या सीएए की बात हो या राम नाम की बात हो या कुछ और हो, इन तमाम मसलों को, तमाम मुद्दों को यहां लाने की कोशिश में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, उनकी पार्टी, उनकी सरकार। लेकिन क्या आने वाले समय में ये सारी चीजें जनता के दिलो दिमाग पर असर करेंगी या वोट के समय जनता परिवर्तन चाहेगी? आने वाला वक्त वो भी बताएगा और हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथियों का। आज आप लोगों के कमेंट नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि लंबा वक्त आप लोगों का लिया है, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। रविवार है, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा अब तो 7 दिन हम न्यूज पॉइंट लेकर आते ही आपके पास। तो कल शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और ऐसे तमाम गंभीर मुद्दों को, जहां इसको बिल्कुल एक तरह से खारिज किया जाता है, उन मुद्दों, उन मसलों पर हम यहां बैठकर आराम से, इत्मीनान से चर्चा करते हैं। आप साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, जुड़े रहिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा।